नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की बड़ी खबर जिसका सीधा असर आप पर होता है। वर्ल्ड नाउ में जो बड़ी खबरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं उसकी झलक आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात होगी ईरान अमेरिका इजराइल वॉर की। 17वें दिन भी भीषण जंग जारी है, लेकिन युद्ध की आग सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं है। खाड़ी के देश जो सबसे सुरक्षित माने जाते थे, दुनिया भर के लिए इन्वेस्ट डेस्टिनेशन थे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे, लेकिन इन शहरों में अब तेहरान का जलजला दिख रहा है। दुबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। दुबई में ड्रोन अटैक ने पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हमले के बाद तेल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके बाद इस इलाके में अफरा तफरी मच गई, कई उड़ानों को रोकना पड़ा और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हमला ठीक उस चेतावनी के एक दिन बाद हुआ जिसमें ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के 3 प्रमुख बंदरगाहों को खाली करने की धमकी दी थी। यानी जंग का दायरा तेजी से फैल रहा है। खाड़ी देश भी छूते नहीं हैं और वो सुरक्षित भी नहीं है, ये बात ईरान क्लियर कर रहा है। इससे पहले इजराइल के ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया था, जिसमें भारी नुकसान हुआ था। और अब ईरान ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो अमेरिका के तेल ठिकाने भी उसके निशाने पर होंगे। यानी मामला और ज्यादा बिगड़ रहा है और ज्यादा खराब हो रहा है। डिटेल से देखेंगे इस खबर को और जानेंगे मिडिल ईस्ट में तेहरान ने किस तरह से जलजला लाया हुआ है और किस तरह से इसमें खाड़ी के देश झुलस रहे हैं, और भी सिर्फ अमेरिका की वजह से। लेकिन अमेरिका अभी तक खाड़ी देशों को बचाने के लिए भी सामने नहीं आ पाया है, पोस्टरिंग नहीं कर पाया है। यह अमेरिका की नाकामी है, डोनाल्ड ट्रंप की नाकामी है। अगली खबर में बातचीत होगी इजराइल की। सिर्फ मिडिल ईस्ट के देश नहीं फंसे हुए हैं। आज की तारीख में इस जंग में इजराइल भी फंसा हुआ है और इजराइल बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। ईरानी मिसाइल से रक्षा होती है इजराइल की आयरन डोम से और थर्ड एयर डिफेंस से, लेकिन अब ये दोनों एयर डिफेंस कमजोर पड़ चुके हैं, क्योंकि इनमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स लगाए जाते हैं, जो आईसीबीएम या बैलिस्टिक मिसाइल या मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में रोकते हैं, वो इंटरसेप्टर्स ही खत्म हो गए। सवाल ये, इजराइल को बचाएगा कौन? अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करना इजराइल के लिए भारी पड़ गया है। इजराइल एक ऐसे युद्ध में फंसा हुआ है जहां हर गुजरते दिन के साथ तबाही का खतरा बढ़ रहा है। और जो इजराइल के ऊपर आयरन डोम नाम की छतरी थी, अदृश्य छतरी, थर्ड डिफेंस सिस्टम नाम की छतरी थी, वो छतरी जल चुकी है। इजराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का स्टॉक खत्म हो गया है और इसी वजह से इजराइल ने अमेरिका के सामने झोली फैलाई है और कहा है उनको बहुत जल्द इंटरसेप्टर्स चाहिए, वरना पूरा तेल अवीव, इजराइल का हर इलाका ईरानी मिसाइलों की तबाही देखेगा और उस तबाही को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। जानेंगे इस खबर को डिटेल से और इसमें आपको यह भी बताएंगे कि कैसे यहां पर अमेरिका के चक्कर में मिडिल ईस्ट फंसा, इजराइल फंसा और साउथ चाइना सी में जब डिप्लॉयमेंट खाली हुई है, वहां से अमेरिकी सैनिकों को निकाला गया है, आर्म एम्यूनिशन निकाले गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने निकाला है, तो ताइवान भी फंस गया है। अमेरिका के निकलने के बाद चाइना आपदा में अवसर देख रहा है और वहां पर अब ताइवान पर कब्जे की तैयारी है। प्लानिंग बताऊंगा आपको चाइना की क्या है। अमेरिका ने कई देशों को एक साथ फंसा रखा है। इसके बाद बातचीत होगी एक और इंपॉर्टेंट खबर की। मिडिल ईस्ट में तनाव हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होता जा रहा है। एक तरफ मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक और तबाही की तस्वीर, दूसरी तरफ परमाणु कार्यक्रम को लेकर सियासी जंग तेज है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के दबाव में ईरान किसी भी नई परमाणु डील पर झुकने वाला नहीं। और अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि हमारे संवर्धित यूरेनियम बिल्कुल सुरक्षित हैं और हमें पता है वो कहां है और वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। अराक्ची के मुताबिक कुछ हिस्से मलबे के नीचे दब गए हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें निकाला जाएगा। यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म ही नहीं हुआ है और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से बढ़ाने का ऐलान कर रहा है। अमेरिका के इतने हमले के बावजूद तेहरान का यह ऐलान अमेरिका के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, इजराइल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इस खबर को भी डिटेल से आपको बताएंगे और जानेंगे बातचीत को लेकर, सीजफायर को लेकर अमेरिका का स्टैंड क्या है, तेहरान का स्टैंड क्या है और इस जंग में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, ये जंग किस ओर जा रही है। तो चलिए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से वर्ल्ड नाउ में। अमेरिका और ईरान में भीषण जंग जारी है। 17वें दिन की लड़ाई चल रही है, लेकिन युद्ध की तपिश ने खाड़ी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले देशों को भी जलाना शुरू कर दिया है और ऐसा लग रहा है
कि तेहरान पूरे खाड़ी को जलाकर ही मानेगा। ईरान का यह गुस्सा खाड़ी देशों पर बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। दुबई में ड्रोन अटैक हुआ है और तेल टैंकर में बहुत जबरदस्त धमाका हुआ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक पर हमला किया गया। ईरानी ड्रोन हमले में फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई, जिसके बाद हवाई अड्डा ठप हो गया। यह दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा माना जाता है। इसे ठप करना पड़ा, बंद करना पड़ा, उड़ानें अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। सबसे पहले अब आपको तस्वीर दिखाते हैं उस धमाके की जो ड्रोन अटैक के जरिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर की गई। और यह ईरान का एक बहुत बड़ा अटैक था। बड़ी स्क्रीन पर तस्वीर लेकर आइए प्लीज। पीसीआर बिग वॉल पर तस्वीर आपको दिखाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं धमाके की इंटेंसिटी कितनी जबरदस्त थी। ईरान का ये कहना कि हम मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एक भी अलाई को छोड़ेंगे नहीं, ये कोई हवाई बात नहीं है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह है दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर एक तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया। ईरानी ड्रोन ने सुबह सुबह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ऐसा धमाका किया जिसकी चमक और जिसकी आग की लपटें बहुत दूर से देखी जा सकती थी। और ये वो देश है जो दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है। कहते हैं दुबई में सब कुछ टनाटन टिप टॉप है और सिक्योरिटी टॉप क्लास है, लेकिन उस देश की स्थिति देख लीजिए। तेहरान के गुस्से के आगे यह देश भी नहीं टिक पा रहा है और इनके चौधरी बनने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो इनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। तो मिडिल ईस्ट के देशों को तेहरान के इस गुस्से से बचाएगा कौन? डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ही भागने की फिराक में मिडिल ईस्ट से, जो सिचुएशन फिलहाल है। और आप देखिए कि बाकी के देशों की हालत क्या है। क्या दुबई की ईरान से कोई डायरेक्ट दुश्मनी थी इस कन्फ्रंटेशन के पहले? थी। इस्लामिक देशों की चौधरी बनने की कंपटीशन रही है इन देशों में, शिया सुन्नी की भी लड़ाई रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट में इस जंगी ज्वाला ने किस तरह से हालात खराब कर दिए, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इससे भयावह तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। तेल डिपो पर यह धमाका हुआ है। आसमान से आए ड्रोन ने एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक पर हमला कर दिया, जिसके बाद बहुत जोरदार धमाका हुआ। तो तस्वीरें आपने देखी, जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से यह धमाका बहुत बड़ा था, बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। और अब असल शब्दों में माना जाए तो ये जो जंग है वो असली तबाही में तब्दील हो चुकी है। घंटों तक गूंजता धमाका, आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार, पूरे आसमान को इसने ढक दिया। ये तस्वीरें खुद बोल रही हैं कि मिडिल ईस्ट का तनाव अब तबाही बन चुका है। दुबई मीडिया ऑफिस के रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन हमले में ईंधन टैंक में आग लग गई। एयरपोर्ट के करीब बहुत बड़ा धमाका देखा गया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का परिचालन तुरंत रोक दिया गया। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पड़ोसी एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट करना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यह हमला ईरान के संयुक्त अरब अमीरात के 3 प्रमुख बंदरगाहों को खाली करने की चेतावनी के ठीक एक दिन बाद हुआ है। यह पहली बार है जब तेहरान ने किसी पड़ोसी देश की गैर अमेरिकी संपत्तियों को सीधे तौर पर निशाना बनाया है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका यूएई के बंदरगाहों और अड्डों का इस्तेमाल उसके खार्ग द्वीप पर हमले के लिए किया गया, जिसके बाद तेहरान ने यह बदला लिया है। ये जो खार्ज द्वीप है वो ईरान के तेल निर्यात का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनल है, जहां पर एक हवाई अड्डे को निशाना बनाते हुए रनवे को उड़ा दिया गया, जिसके बाद तेहरान गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने दुनिया के सबसे व्यस्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। हालांकि पहली बार नहीं, ऐसे पहले भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट निशाने पर आया। 7 मार्च को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए
ट्रेन टनल का सहारा लेना पड़ा। 1 मार्च को भी ईरान ने हमला किया था, जिसमें एयरपोर्ट और मशहूर बुर्ज अल अरब होटल को नुकसान पहुंचा था, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। अब समझिए कि ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंक को निशाना क्यों बनाया। यह कोई सैन्य ठिकाना नहीं है, लेकिन यह ग्लोबल इकोनॉमिक नर्व सेंटर जरूर है। यह है क्या, आइए जानते हैं। दुबई एयरपोर्ट का फ्यूल जो सबसे बड़ा हब है फ्यूल का, जेट फ्यूल का, ये दुनिया के सबसे व्यस्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से एक। एमिरेट्स, कतर एयरवेज, हजारों उड़ानें रोज चलती हैं। दुनिया का ट्रेड, टूरिज्म इसी इलाके में एक तरह से हब माना जाता है। ऑयल सप्लाई की नस है। एमिरेट्स एयरलाइन का मुख्य बेस है। इसे ग्लोबल इकोनॉमिक नर्व सेंटर कहा जाता है। दुबई, बहरीन, कुवैत पर लगातार ड्रोन हमले हुए हैं, जिससे गल्फ के तेल पाइपलाइन, शिप्स और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है। इससे फ्यूल टैंक्स तबाह हुए हैं, पोर्ट्स बंद हुए हैं। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का खतरा बढ़ा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों को सीधा मैसेज देना चाहता है कि अगर आप हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम करेंगे तो हम भी आपके एनर्जी सिक्योरिटी को इस तरह से आसानी से नहीं रहने देंगे, राइट। इसलिए ईरान ने डायरेक्ट मैसेज दिया है कि आप हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना बंद कीजिए, हम आपके अलाइज और आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया तो फिर तबाही की कोई सीमा नहीं होगी। और जिस जगह पर यह हमला हुआ है दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हर दिन हजारों उड़ानें यहां उड़ती हैं और उतरती हैं। ग्लोबल ट्रेड, टूरिज्म और तेल कारोबार की सबसे अहम बिंदु है। लेकिन अब यही एयरपोर्ट ईरान के निशाने पर आ गया। तब सोचिए कितना पैनिक होगा इस वक्त मिडिल ईस्ट में, और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने सीधा हमला नहीं किया, बल्कि ड्रोन से हमला किया। एक ऐसा वार जिससे सिर्फ धमाका नहीं हुआ, पूरी दुनिया की, खास करके अमेरिका, सऊदी के, दुबई के इकोनॉमी को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक एयरपोर्ट के पास मौजूद फ्यूल टैंक में धमाका हुआ, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार देखा गया है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बता दें कि खाड़ी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में अब डर और दहशत का माहौल है। और ये डर और दहशत का माहौल इसलिए है क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 7 मार्च की तस्वीर है, जब एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था। उसके बाद यात्रियों के चेहरे पर दहशत देख लीजिए आप। और कुछ दिन पहले की तस्वीर है। बड़ी बात यह कि हमला सैन्य ठिकाने पर नहीं था, ना कोई आर्मी बेस, ना कोई सैनिक, सीधा खाड़ी देशों की आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना, जहां से पूरी दुनिया का व्यापार जुड़ा हुआ है। यानी वार दुबई पर, लेकिन चोट सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल की जेब पर। तो ईरान ने दुबई से पहले इजराइल के हाइफा में स्थित बाजान ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था। आइए मैप के जरिए देखते हैं। बाजान ऑयल रिफाइनरी ये रहा, जो कि इजराइल के इलाके में है। इसे इजराइल की ऊर्जा व्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। ईरान की इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। ईरान के IRGC ने कहा था कि हमला खैबर शेकन सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया था, और ईरान के पास ऐसे सैकड़ों मिसाइलें हैं। हाइफा की बाजान रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। यह देश के कुल ईंधन जरूरत का लगभग आधा से ज्यादा हिस्सा पूरा करती है। अगर इस जगह की रणनीतिक वैल्यू इतनी ज्यादा है तो यहां पर हमले से नुकसान भी उतना ही ज्यादा है। इसका सीधा असर इजराइल की ऊर्जा आपूर्ति, उद्योग और सैन्य लॉजिस्टिक्स पर पड़ा। इसलिए हमले को सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक झटका भी माना जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब मजबूती से दिया जाएगा, और अमेरिका और इजराइल को जवाब देना होगा। खून का बदला खून से लिया जाएगा। खामेनेई की मौत का बदला ट्रंप और नेतन्याहू से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा। ईरान का इरादा साफ है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तोड़ो, गल्फ की इकोनॉमी हिल जाएगी। गल्फ देश इससे थर्रा उठेंगे, और अगर खाड़ी के देश हिले तो अमेरिका का हिलना लाजमी है। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, फ्लाइट्स रुकेंगी, व्यापार ठप होगा, पेट्रो डॉलर नीचे आएगा। सीधा नुकसान अमेरिका को होगा। और आज की तारीख में ऐसा नहीं होगा, अमेरिका को नुकसान हो रहा है। यानी ईरान ने अमेरिका की जेब पर अटैक करना शुरू कर दिया है।
ये कोई रैंडम अटैक नहीं है, आर्थिक युद्ध है। दुबई, बहरीन, कुवैत, हर बार एक नया ड्रोन, हर बार फ्यूल टैंक पर निशाना। ईरान की चाल साफ है, सैन्य लड़ाई नहीं बल्कि आर्थिक दबाव क्रिएट किया जाए और खाड़ी के देशों का दबाव भी अमेरिका पर बनाया जाए, क्योंकि खाड़ी देश लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध को रोक दे, अमेरिका खाड़ी से निकल जाए, वरना मिडिल ईस्ट में तबाही को कोई नहीं रोक सकता है। गल्फ का इकोनॉमिक नर्व सेंटर जलता रहेगा और पूरी दुनिया इसे महसूस कर रही है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि उसके प्रमुख तेल डिपो सुरक्षित नहीं रहेंगे। तेहरान ने कहा यह धमकी नहीं है बल्कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं। कहां कहां पर तेल डिपो हैं अमेरिका के, ये देख लीजिए आप। कहते हैं अमेरिका के अंदर भी कुछ इलाके हैं जो ईरान के निशाने पर है। गल्फ कोस्ट, टेक्सास, लुजियाना अमेरिका का ऊर्जा हब है। सबसे बड़े रिफाइनरी और टर्मिनल हैं। पर्मियन बेसिन टेक्सास और न्यू मैक्सिको में अमेरिका का तेल उत्पादन क्षेत्र है। हजारों बोरहोल और पाइपलाइन है। प्रूडो बे अलास्का आर्कटिक तेल का मुख्य सोर्स है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया तेल और पेट्रोकेमिकल्स का बड़ा नेटवर्क है। जॉर्जिया और इलिनॉइस जहां रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा केंद्र है। अमेरिका के मेनलैंड का सप्लाई चेन यहीं से है। ईरान की धमकी सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं है, अमेरिका के तेल हब को राख में बदलने की बड़ी चेतावनी भी है। आने वाले दिनों में दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और तेल की कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। रक्षा जानकार ये मानते हैं कि ईरान की रणनीति में यह बदलाव है। सैन्य ठिकानों के बजाय इकोनॉमिक नर्व सेंटर्स को चुनना यह मैसेज देता है कि युद्ध बॉर्डर पर नहीं बल्कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लड़ी जा रही है। और तेहरान के इस गुस्से की आग में पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। अमेरिका बेबसी सब कुछ देख रहा है। जो अमेरिका पूरी दुनिया का चौधरी बनता है, वो कहता है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपको लॉजिस्टिक्स देंगे, हम आपको सिक्योर करेंगे, हम आपको आर्म्स देंगे, हम आपको सेना देंगे, हम आपको आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन पिछले 16 दिन से वो खाड़ी देशों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। वही खाड़ी देश जो अमेरिका के भरोसे बैठे हुए थे, वही खाड़ी देश जिन्होंने आज तक अमेरिका में ही निवेश किया, तेल बेच बेच के जो भी पैसा आया सब अमेरिका में निवेश किया, वही खाड़ी देश आज जल रहे हैं, तेहरान की मार खा रहे हैं। अमेरिका बेबसी के साथ सब कुछ देख रहा है, क्योंकि अमेरिका के हाथ में अब कुछ बचा नहीं है। इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाने के बावजूद अमेरिका की ये बेबसी पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के साख और नाक दोनों कटा रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं फंसाया है, अमेरिका ने इजराइल को भी फंसाया है। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए सेजल मिसाइल की, जिसे ईरान का डांसिंग बम भी कहा जाता है। ईरान ने इस वॉर में पहली बार सेजल का इस्तेमाल किया। यह वो सेजल मिसाइल है जिसका इस्तेमाल 54th वेव में किया गया है और इसकी तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत खतरनाक मिसाइल है। रेडार को इसको इंटरसेप्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी मूव्स जो होती है वो आसमान में रिंग की तरह चलती हैं। ये एक बहुत खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे अमेरिका और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया है सेजल मिसाइल से। ये इतना घातक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये आसमान में कई चक्कर लगाता है। रेडार के इंटरसेप्टर से बचने के लिए, डिफेंस के इंटरसेप्टर से बचने के लिए आसमान में डांस करता है, और जैसे ही इंटरसेप्टर्स चूक जाते हैं फिर इसका हमला होता है। इसकी रफ्तार बहुत खतरनाक है। ईरान से लॉन्च होने के बाद महज 7 मिनट के भीतर, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, ईरान से लॉन्च होने के महज 7 मिनट के भीतर यह इजराइल के मुख्य शहर तेल अवीव में जाकर फटता है। हालांकि इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है इसके आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह बात साफ है कि सेजल ने इजराइल को फंसा दिया। अब सेजल जैसे बैलिस्टिक मिसाइल का सामना इजराइल करे तो करे कैसे, यह भी मजबूरी है। अब मैं आपको बताता हूं अंदर की कहानी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला तो किया, लेकिन अब इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है। अमेरिका तो पहले ही फंसा हुआ है, लेकिन अमेरिका से ज्यादा इजराइल की तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। सवाल यह है ईरानी मिसाइलों से कैसे बच पाएगा इजराइल। चलिए विस्तार से इस खबर को समझते हैं। ईरान के लगातार मिसाइल हमलों के बीच इजराइल के प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और थर्ड एयर डिफेंस, जो कि अमेरिका से इजराइल को मिले हैं, वह बेअसर होने लग गए हैं। इसकी वजह यह है कि इन
एयर डिफेंस के लिए जो इंटरसेप्टर्स आते हैं वो कम हो रहे हैं। यही वो इजराइल है जिसे कल तक अपनी एयर डिफेंस पर नाज था, लेकिन आज वही इजराइल हिलता नजर आ रहा है, दहशत में नजर आ रहा है और वो अमेरिका के सामने दामन फैला रहा है। ईरानी अटैक से इजराइल को बचाने वाले आयरन डोम और थाड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं तेहरान डांसिंग बम का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स की भारी कमी हो गई है। यानी आप सोचिए कि बारिश हो रही है और आपके सिर पर छत नहीं है या आपके हाथ में छाता नहीं है, तो आप तो भीगेंगे ही भीगेंगे। ठीक यही हालत इजराइल की है। तेहरान जब मिसाइलों की बारिश करेगा तो इजराइल के पास ना तो थाड डिफेंस में इंटरसेप्टर्स होंगे और ना ही आयरन डोम में इंटरसेप्टर्स होंगे, तो ये एयर डिफेंस किसी काम के नहीं रह जाएंगे और फिर इजराइल में तबाही तय मानी जा रही है। इसके लिए इजराइल ने क्या किया है? इजराइल ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि मालिक कुछ मिसाइलें दे दो वरना तबाही हो जाएगी इजराइल में, क्योंकि हथियार इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। आयरन डोम और थाड के इंटरसेप्टर स्टॉक लगभग खत्म हो गए। बैलिस्टिक इंटरसेप्टर्स तो खत्म हो चुके हैं। डेविड स्लिंग की बहुत सीमित संख्या रह गई है। एरो 2, एरो 3 की मिसाइल्स भी गिने चुने रह गए। पैट्रियट मिसाइलों का भी स्टॉक बहुत कम बच गया है। आयरन बीम को तैनात किया गया क्योंकि आयरन बीम में किसी मिसाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कितने आयरन बीम तैनात करेंगे? सी डोम कम मात्रा में है। मिसाइल हमलों के बीच हवाई सुरक्षा का बहुत बड़ा संकट इजराइल के सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए इजराइल ने झोली फैलाई अमेरिका के सामने कि कुछ इंटरसेप्टर्स दे दो जिससे कि इजराइल तेल अवीव की रक्षा हो सके, वरना ईरानी मिसाइलों के कहर से इजराइल को कोई नहीं बचा पाएगा। सबसे पहले समझिए उस सिस्टम को जो इजराइल के शहरों को बचाने के लिए पहली ढाल माना जाता है, जिसका नाम है आयरन डोम और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। जब भी इजराइल पर चारों तरफ से रॉकेट, ड्रोन या मिसाइल से हमला होता है तो आयरन डोम उन्हें हवा में ही रोक लेता है। लेकिन अब लगातार हमलों के बाद इंटरसेप्टर्स मिसाइलों का स्टॉक तेजी से कम हो गया क्योंकि वो इंटरसेप्टर्स यूज कर लिए गए। अभी तेहरान तो कह रहा है कि हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स ही नहीं बचे हैं। यानी वो ढाल जो इजराइल के जमीन को आसमानी हमलों से सुरक्षित रखती थी, वो ढाल ही खत्म होने की कगार पर है। इजराइल की दूसरी बड़ी ताकत है डेविड स्लिंग, जिसे मैजिक वांड भी कहते हैं। यह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है। यह मध्यम से लंबी दूरी की खतरनाक हवाई मिसाइलों को हवा में खत्म करते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो डेविड स्लिंग की है। इस सिस्टम का काम यह है कि ड्रोन, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट और क्रूज मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दें। लेकिन दावा किया जा रहा है कि लगातार युद्ध के बीच इस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स भी तेजी से खत्म हो गए। और अब बात इजराइल की सबसे एडवांस मिसाइल ढाल एरो 3 की। ये वो सिस्टम है जिसे खास तौर पर वायुमंडल के ऊपर यानी कि स्पेस में, अंतरिक्ष में दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए बनाया गया है। खबर यह है कि लगातार हमलों की वजह से एरो 3 के इंटरसेप्टर्स भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में रह गए। यानी इजराइल के आसमान में बहुत बड़ा छेद हो गया है। उसकी आसमानी ढाल लगभग खत्म होने की कगार पर है। और इसलिए इजराइल ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान के साथ उसका संघर्ष तेज होने की वजह से उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स की भारी कमी हो गई है। और इससे लगातार हो रहे मिसाइल हमलों के बीच उसकी हवाई सुरक्षा क्षमताओं को लेकर चिंता बढ़ रही है। सेमाफोर ने इस खतरनाक स्थिति की जानकारी दी है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि इजराइल अब अपनी हवाई सुरक्षा क्षमताओं को बनाए रखने में जूझ रहा है। अब जब छत ही नहीं रहेगी तो ओले तो सीधे सिर पर गिरने वाले हैं। कहने का मतलब इजराइल इसलिए परेशान है क्योंकि ईरानी मिसाइलों की तबाही से अब इजराइल को बचाएगा कौन? अगर अमेरिका ने जल्दी इंटरसेप्टर्स की आपूर्ति नहीं की तो फिर इजराइल को भी दिक्कत है और अमेरिका को जो दिक्कत होनी है वो होनी है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के बीच नई सैन्य डील को लेकर अमेरिका की मंजूरी दे दी गई है। अब डील क्या हुई है वो भी आइए जल्दी से देख लेते हैं। अमेरिका इजराइल के बीच बहुत ताजा फ्रेश डील हुई है। इस डील में $51.8 मिलियन की डील हुई है दोनों देशों के बीच।
अमेरिकी विदेश विभाग ने सैन्य डील को मंजूरी दी है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ये डील बेहद अहम है। आपात पैकेज में 12,000 BLU 110A/B बम खरीदेगा इजराइल। अमेरिका से 12,000 बम बॉडी भी खरीदेगा। साथ ही लॉजिस्टिक सहायता और अन्य सपोर्ट सेवाएं भी दी जाएंगी और उसके अलावा इंटरसेप्टर्स की आपूर्ति भी की जाएगी। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो वॉशिंगटन को कुछ समय से इजराइल में इंटरसेप्टर्स की कमी के बारे में जानकारी थी। वो कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद हमने नहीं की थी और जिसका अनुमान लगाया गया था। ये संकेत देते हुए अमेरिकी रक्षा जानकारों द्वारा स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। इजराइल की रक्षा क्षमताओं को लेकर चिंता के बावजूद अमेरिकी अधिकारियों ने आश्वासन देने की कोशिश की कि अमेरिकी सेना को अपने आप से इस तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जानकारी यह भी मिली है कि अमेरिका के पास अभी भी इस क्षेत्र में अपने एयर डिफेंस अभियान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है। साथ ही यह भी खबर मिली है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपने ठिकानों, अपने सैनिकों और अपने हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शस्त्र के साथ मौजूद है। और साथ ही यह भी कि इजराइल अपनी कमी को दूर करने के लिए अमेरिका से रिक्वेस्ट तो कर रहा है और अमेरिका इसका समाधान भी ढूंढ रहा है। लेकिन अभी यह साफ नहीं कि क्या वॉशिंगटन इजराइल को अलग से इंटरसेप्टर्स देगा और क्या वाकई में इतने इंटरसेप्टर्स पेंटागन के पास है, अमेरिका के पास है, चाहे वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो या किसी सैन्य सहायता पैकेज के माध्यम से हो। क्योंकि दोनों चीजें, अगर अमेरिका ने इजराइल को इंटरसेप्टर्स नहीं दी तो इजराइल में तबाही होगी और ऐसी तबाही होगी जो आज तक कभी देखी नहीं गई होगी। दूसरी तरफ अगर अमेरिका ने इंटरसेप्टर्स दे दिए तो फिर अमेरिकी भंडारों पर बहुत असर पड़ेगा और दुनिया भर में अमेरिका के जो बेसेस हैं वहां पर जो इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं, वहां जो एयर डिफेंस लगे हुए हैं, उनकी कैपेबिलिटी में भी फर्क आएगा। स्पेशली साउथ कोरिया के पास और साउथ चाइना सी में, वहां पर अमेरिका का दबाव बढ़ जाएगा। इसलिए इजराइल आज खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। आयरन डोम के लिए इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए, थार्ड के लिए भी इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए और अब वो अमेरिका के सामने दामन फैलाए खड़ा है कि जल्दी से इंटरसेप्टर्स की आपूर्ति की जाए, वरना इजराइल को जलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अमेरिका की मिसाइल रक्षा संपत्तियों की मजबूती भी सवालों के घेरे में। ईरान के साथ संभावित लंबी लड़ाई ने एक गंभीर चुनौती को उजागर कर दिया है। रक्षा जानकार बताते हैं कि पहले भी इस तरह की वार्निंग अमेरिका को दी गई थी कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों के दौरान अमेरिकी रक्षा भंडारों पर दबाव पड़ सकता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक पिछले साल ईरान के साथ 12 दिन के चले युद्ध में अमेरिका ने कथित तौर पर 150 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर्स दागे थे। माना जाता है कि उस समय ये उनके कुल जखीरे का लगभग 1/4 वाला हिस्सा था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोला बारूद की सप्लाई को लेकर जताई जा रही चिंता को कम करने की कोशिश की। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास हथियारों का लगभग असीमित भंडार है, जबकि रक्षा विश्लेषक लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि हथियारों का मौजूदा भंडार सेना की जरूरत के हिसाब से कम है। करीब 3 दिन पहले ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि मौजूदा युद्ध तब तक जारी रह सकता है जब तक इसकी जरूरत हो। जब उनसे इस संघर्ष के अवधि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह तब पता चलेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है, देश की हालत बहुत खराब हो चुकी है और ईरान में सब कुछ ढह रहा है। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया कि अगर ईरान तबाह हो गया, वहां की सेना तबाह हो गई, तो फिर अमेरिका इजराइल के लिए होर्मुज क्यों बंद है? इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कटनी काट ली, इसका कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि व्हाइट हाउस इस बात पर जोर देता रहा है कि अमेरिकी सैन्य क्षमताएं बहुत मजबूत है, दुनिया में सबसे आला हैं, लेकिन मौजूदा संघर्ष ने अमेरिकी सैन्य ताकत, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी टेक्नोलॉजी, सबकी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। और अगर ईरान के साथ ये युद्ध जारी रहे तो फिर अमेरिका, इजराइल दोनों को बहुत खतरनाक संघर्ष का सामना करना होगा। और जिस तरह से इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद से तो अमेरिका तो बेशक बच जाए, लेकिन अमेरिका का एक भी बेस सुरक्षित नहीं रहेगा मिडिल ईस्ट में। अमेरिका के जितने देश हैं
सहयोगी वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। और इजराइल का क्या होगा ये तो फिलहाल बता पाना ही बहुत मुश्किल है। अगर उनके पास उनके एयर डिफेंस के इंटरसेप्टर्स खत्म हुए तो, क्योंकि ईरान एक बार में 4000 5000 क्लस्टर बमों से हमला करता है। 100-150 मिसाइल्स एक साथ इजराइल पर दागता है। इसलिए इजराइल का एयर डिफेंस होना बहुत जरूरी है, वरना इजराइल तबाही का आकलन तक नहीं लगा पाएगा। वहीं अमेरिका ईरान के साथ जंग में बुरी तरीके से उलझा हुआ है। 17 दिन से लड़ाई जारी है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत, एयर डिफेंस और मिसाइलें तेजी से पश्चिमी एशिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इसी मौके का फायदा उठाकर चीन ताइवान पर दबाव बढ़ा सकता है, क्योंकि अकेला इजराइल नहीं फंसा हुआ है, अब ताइवान भी फंस गया है। अमेरिका की इस मूर्खता की वजह से इतना पैनिक है इस वक्त दुनिया में कि उधर साउथ कोरिया फंसा हुआ है, क्योंकि किम जोंग उन ने एक साथ 12 मिसाइल टेस्ट कर दिए समंदर में जो जाकर गिरे। ताइवान फंसा हुआ है, जिस पर चीन कब्जे के सपने देखता है, और वहां से सैन्य जमावड़ा ट्रंप कम कर रहे हो, मिडिल ईस्ट में ला रहे हैं। यहां इजराइल फंसा हुआ है, जिनके पास एयर डिफेंस के इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए, और खाड़ी के जितने देश हैं सबके सब फंसे हुए हैं। सबको तेहरान अकेले मिलकर कूट रहा है। अब ताइवान को लेकर क्या हुआ है कि पूरे इंडो पैसिफिक में तनाव भड़का हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका के सहयोगी देश, खासकर दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, अब सिर्फ ईरान की जंग नहीं बल्कि चीन की अगली चाल को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ईरान युद्ध होने से पहले अमेरिकी सेना ने दक्षिण चीन सागर से एक करियर स्ट्राइक ग्रुप हटाकर मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया। अब पेंटागन दक्षिण कोरिया से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड निकाल कर ले जा रहा है, ताकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से अपने ठिकानों और सहयोगियों की रक्षा कर सके। यह वही सिस्टम है जिसमें नॉर्थ कोरिया की मिसाइल चुनौती को देखते हुए तैनात किया गया था और उस पर बहुत बवाल हुआ था। एशिया के देशों में से यह संदेश गया है कि खाड़ी की जो स्थिति है और संकट की जो घड़ी है, वहां अमेरिका का ध्यान अब खुद को बचाने में लगा हुआ है। और ये रणनीति चीन के लिए एक मौके की तरह है। अमेरिका जितना ज्यादा पश्चिम एशिया में फंसेगा, उतना ही चीन के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। चीन को पश्चिमी प्रशांत में कम दबाव का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि चीन तुरंत ताइवान में घुस जाएगा और कल ही अटैक कर देगा। चीन बहुत सोच समझकर फैसले लेता है। चीन एक एनाकोंडा की तरह है। पहले अपने शिकार के चारों तरफ घेरा बनाता है, फिर उस घेरे को कसता है, फिर कस के उसे धीरे धीरे जकड़ता है और इतना जकड़ लेता है कि शिकार दम तोड़ देता है। इसलिए चीन दबाव बढ़ा रहा है ताकि ताइवान ये महसूस करे कि वो अब अकेला पड़ गया है। हाल के दिनों में ये देखा गया है कि किस तरह से चाइना ने कंट्रोल बढ़ाया है, सैन्य दबाव बढ़ाया है। इस डर की वजह है हाल ही की वो रिपोर्ट जिसमें पूर्वी चीन सागर में 1300 से 2000 तक चीनी मछली पकड़ने वाली नावों के बेहद असामान्य तरीके से ताइवान को घेरे देखा गया। एक्सपर्ट इसे सामान्य मछली पकड़ने की गतिविधि नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया के एक रक्षा जानकार ये मानते हैं कि उन्होंने कभी भी मछुआरों को इस तरह के फॉर्मेशन में नहीं देखा। कई रक्षा जानकार का मानना है कि चीन की समुद्री मिलिशिया यानी कि नागरिक नावों का वो नेटवर्क जो जरूरत पड़ने पर सैन्य मकसद भी पूरा कर सकता है। ताइवान के खिलाफ किसी भविष्य की घेरेबंदी या दबाव की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा सकते हैं। यही वजह है कि इन गतिविधियों को सिर्फ समुद्री हलचल के तौर पर देखना ठीक बात नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ताइवान की तरफ चीनी लड़ाकू विमानों की उड़ानों में हाल के दिनों में गिरावट भी देखी गई। पहली नजर में यह राहत की खबर लग सकती है, लेकिन कई विश्लेषक इसे ज्यादा चिंता की वजह बता रहे हैं। वजह यह है कि जब सामान्य पैटर्न अचानक टूटता है तो अनिश्चितता बढ़ जाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपनी ट्रेनिंग का अगला चरण ताइवान से दूर किसी और इलाके में कर रहा हो, ताकि उसकी गतिविधियों पर आसानी से नजर ना पड़े। यानी कम उड़ानें हमेशा कम खतरे का संकेत नहीं होती। तो इसलिए देखना होगा कि ताइवान को लेकर जब आज की तारीख में अमेरिका के इस अटपटे फैसले की वजह से कि ईरान पे हमला कर दो,
साउथ चाइना सी में भी पावर बैलेंस बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है और वहां चीन को एडवांटेज मिल रहा है और चीन के पास आज की तारीख में बहुत बड़ा मौका है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। सत्रह दिन तक लड़ाई लड़ने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप भी थके हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका पस्त दिख रहा है, पेंटागन की तो हालत ही पतली है, व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर शुरू हुआ है। वहीं दूसरी तरफ परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेहरान में नई रणनीति बन रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ किसी भी परमाणु डील पर ईरान नहीं झुकने वाला है। उनका दावा है कि हमलों के बाद भी ईरान की परमाणु सामग्री सुरक्षित है, भले ही कुछ हिस्से मलबे के नीचे दबे हों, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम जिंदा है। यूएस हमले में परमाणु ठिकाने तबाह हुए, यह बात सही है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि हां, हमारी परमाणु सुविधा पर हमला हुआ है, लेकिन हमें पता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट मटेरियल कहां है। कुछ हमारे पास है, कुछ मलबे में दबे हुए हैं, लेकिन इन्हें भविष्य में सुरक्षित निकाला जाएगा। हालांकि फिलहाल यूरेनियम निकालने की कोई योजना नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी में ही काम होगा। ईरान ने हमले के बाद स्थिति साफ की। वहीं हमलों और धमाकों के बाद तबाह हुए परमाणु ठिकानों की तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, वो कार्यक्रम आज भी जिंदा है। अब जरा देखिए कि ईरान के परमाणु ठिकाने कहां पर हैं और जहां पर अमेरिका ने हमला किया। यह है नतान, जो कि यूरेनियम एनरिचमेंट का सबसे बड़ा प्लांट है। ये अमेरिका और इजराइल के निशाने पर रहा है। इसके बाद बारी आती है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की, जो ईरान के कोम शहर में है। और आपको याद होगा, कोम शहर में बहुत बड़ा हमला हुआ था। यहां न्यूक्लियर प्लांट जो है वो पहाड़ के अंदर है, जहां यूरेनियम एनरिच किया जाता है। एक और इलाका है इस्फहान, जहां यूरेनियम कन्वर्जन और फ्यूल फैब्रिकेशन साइट है। संवर्धित यूरेनियम यहां अंडरग्राउंड टनल में रखा गया है। एक और जगह है अराक, माफ कीजिएगा, ये हैवी वाटर रिएक्टर साइट है। परचिन में भी जो यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है। हालांकि ये इलाका मिलिट्री रिसर्च साइट के तौर पर जाना जाता है। तालेगन 2 यहीं पर है। तालेगन 2 पर बंकर बस्टर बम से अटैक किया गया है। एक और जगह है बुशहर, एकमात्र ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां से बिजली बनाई जाती है। यानी जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने पूरी दुनिया में डर का माहौल बनाया और ईरान पर हमला करके उसने ये कहा कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तहस नहस कर दिया है। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि हमारा परमाणु कार्यक्रम सेफ एंड साउंड है और वो परमाणु कार्यक्रम हम चलाते रहेंगे। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से अभी भी जो ईरानी लीडर्स हैं वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क में हैं। तो आज की तारीख में अमेरिका इस बयान के बाद, जब अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित है, तो अमेरिका बैक टू द स्क्वायर आ गया है। पहले अमेरिका को लग रहा था कि उसकी 5 उंगलियां घी में है और सिर कढ़ाई में है, लेकिन अब अमेरिका को लग रहा है कि उसके तो दोनों हाथ खाली है। अमेरिका ना तेहरान को गिरा सका, खामेनी 2.2 वापस आ गए, ईरान ने लड़ाई छेड़ दी, ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी जिंदा है, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, यह भी अराक्ची ने कहा है। तो फिर अमेरिका को 17 दिन की लड़ाई में हासिल क्या हुआ? करोड़ों डॉलर का डेट,
दर्जनों सैनिकों की मौत, ईरान में बेकसूरों की हत्या, इजराइल में बेकसूरों की मौत। इस जंग से 17 दिन में अमेरिका ने यही हासिल किया। और क्या हासिल किया? यहां तक कि आप बड़े बड़े दावे छोड़ दीजिए कि तेहरान विल फॉल और एंड ऑल दैट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक नहीं खुला पाया अमेरिका, जो कि पहले सामान्य तौर पर ऑपरेशनल था जंग के शुरू होने से पहले। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया। क्या कहा है आपको सुनाते हैं। Declared. This is verified and declared by the agency. This is not a secret. This is not a secret, you know. The agency have said in his many reports the exact amount of our enriched, nuclear material. Yes. They are under the rubbles. You know, our nuclear facilities were attacked, and everything is under the rubbles. Of course, there is the possibility to retreat them, but under the supervision of the agency. If one day we come to the conclusion to do that, it would be under the supervision of the agency. But for the time being, we have no program, we have no plan to recover them from under the rubbles. Well, that was one of the elements of a deal that we were negotiating with declared. This is verified and declared by the agency. That's this right. is not a secret. This is not a secret, you know. The agency have said in his many reports the exact amount of our enriched, nuclear material. Yes. They are under the rubbles. You know, our nuclear facilities were attacked, and everything is under the rubbles. Of course, there is the possibility to retreat them, but under the supervision of the agency. If one day we come to the conclusion to do that, it would be under the supervision of the agency. But for the time being, we have no program, we have no plan to recover them from under the rubbles. Well, that was one of the elements of a deal that we were negotiating with our, American. तो तेहरान ने साफ तौर पर कहा, ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल परमाणु कार्यक्रम को रिट्रीव करने की तुरंत कोई योजना नहीं है, क्योंकि वो बहुत भारी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हाँ, वो परमाणु कार्यक्रम चलाए जाएंगे, लेकिन वो इंटरनेशनल एजेंसीज के सुपरविजन में चलेंगे। यानी साफ तौर पर तेहरान जंग नहीं चाहता है, लेकिन तेहरान से अगर अमेरिका पंगा ले रहा है तो नतीजा आपके सामने है। कोई कहावत है ना हिंदी में, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। यही है अमेरिका की कहानी, मिला कुछ नहीं, गंवा सब कुछ दिया। नजर रहेगी हमारे इस खबर पर, इस वॉर पर, और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वर्ल्ड नाउ। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपको और भी खबरें दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।